हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग का यूपी में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग जो आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही इंक्लूड मैं कर रही हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इशू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिक्वायर फिजिकल वेरिफिकेशन? प्लांट, स्टॉक, गुडविल, लूसूस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपकी होती तो एसेट है, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। उनकी वैल्यूएशन तो निकाली जाती है, लेकिन वो फिजिकली नहीं आपको अवेलेबल होती है। तो क्या होगी? वो गुडविल हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लांट का है, स्टॉक का है, लूसूस का है, तो इसका तो आप तो इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन गुडविल को आप देख नहीं सकते हैं। उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। तो आपका एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेकंड जो है उसके अनुसार रहतिये का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस इज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री डन एज पर AS2? कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, एज एट कॉस्ट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, जो भी आपका कम होगा या फिर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्लियर हो गई जो आपको अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेकंड उसमें क्या चीज बताई गई है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताया गया है। अब दूसरी चीज आती है कि उसमें क्या बताया गया है कि किस वैल्यू को हमको निकालना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा किस पे निकाला जाता है। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो भी कम होता है उसको उसकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह कौन सी अशुद्धि है जिसमें गलत खाते में खतौनी करने पर भी खाते की प्रकृति नहीं बदलती है? विच एवर इज द एरर इन विच द नेचर ऑफ द अकाउंट डजंट चेंज इवन इफ पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट? एरर ऑफ डुप्लीकेशन, एरर ऑफ अकाउंटिंग, एरर ऑफ थ्योरी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कौन सी अशुद्धि, कौन सा एरर होता है जिसमें गलत खाते में खतौनी, यानी कि आपने रॉन्ग अकाउंट में क्या किया है? पोस्ट कर दिया है, उसके बाद भी खाते की जो प्रकृति है यानी कि जो उसका नेचर है वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है तो आपकी किस तरह की अशुद्धि हो जाती है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, क्योंकि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Valuation is done of the assets and liabilities shown in the balance sheet. The work of valuation is done by the managers of the organization, but whether it is correct or not is checked by auditor. The scope of valuation is narrower than verification. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे जो कथन सही है आपको वो बताना है कि मूल्यांकन चिट्ठी में दिखाई जाने वाली संपत्ति दायित्वों का किया जाता है। सही है, जो आपके बैलेंस शीट में होंगी उनका ही वैल्यूएशन किया जाता है। मूल्यांकन का कार्य संस्था के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, किंतु सही है या नहीं इसकी जांच अंकेक्षक द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य वैल्यूएशन करने का काम जो होता है वो बिल्कुल प्रबंधक करते हैं, लेकिन जो अंकेक्षक होता है उसकी जांच करता है। जांच का काम जब अंकेक्षक ऑडिटिंग करेगा तो ये चीज देखता है कि सही वैल्यूएशन किया गया है या नहीं किया गया है। मूल्यांकन का क्षेत्र सत्यापन की तुलना में संकुचित होता है। ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है कि मूल्यांकन जो होता है, वैल्यूएशन जो हम कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा जो होगा वो आपका सत्यापन होता है। जो हमारा वेरिफिकेशन होता है वो बड़ा होता है, उसी के अंदर जो है वैल्यूएशन भी आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द स्कोप ऑफ वैल्यूएशन इज नैरोर देन वेरिफिकेशन, करेक्ट होगा। वेरिफिकेशन का स्कोप बड़ा होता है और वैल्यूएशन का कम होता है, यही कह सकते हैं, ये इसके अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंकेक्षक का कर्तव्य चिट्ठी में दिखाई गई संपत्ति व दायित्वों के मूल्यांकन की जांच करना है, किंतु वह किसी भी दशा में मूल्यांकन की सत्यता एवं शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता। ये कथन है। द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू चेक द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज shown in the balance sheet, but they cannot guarantee the truth and correctness of the valuation under any circumstances. This statement is Professor D. Paula, Joseph Lancaster, Professor Iris J. R. Bartley. तो यहाँ पर भी क्या है? एक स्टेटमेंट ही दिया गया है कि जो अंकेक्षक ऑडिटर होता है उसका जो ड्यूटी होती है, जो बैलेंस शीट है उसमें जो भी एसेट्स दिखाई गई हैं, जो भी लायबिलिटीज दिखाई गई हैं, उनकी मूल्यांकन करना, उनका वैल्यूएशन निकालना। ये मेनली वैल्यूएशन निकालना नहीं होता, निकालना काम तो मैनेजर का होता है, लेकिन उसका काम ये चेक करना होता है कि सही ढंग से निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, जो पैथड अपनाए गए, जो प्रिंसिपल्स यूज किए गए वो सही है या नहीं है।
लेकिन किसी भी उसमें वो गारंटी नहीं देगा, क्योंकि गारंटी देना उसका काम नहीं होता है अगर सही है गलत है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑडिटर होता है सिर्फ अपनी एक राय देता है, अपना एक ओपिनियन देता है अकाउंट्स को चेक करने के बाद। वो कोई फाइनल अपना डिसीजन नहीं बना देता कि हाँ ये गलत है या हाँ इसमें कोई छल कपट है ही या किसी भी तरह की अशुद्धि है, ऐसा नहीं कहता। अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है तो उसको मेंशन कर देता है, अगर नहीं दिखती है तो नहीं करता और सिर्फ अपना एक ओपिनियन देता है, राय देता है। तो यहाँ पर वो गारंटी नहीं देता। ये कथन किसने दिया था? ये कथन था प्रोफेसर आयरस का। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के मूल्यांकन का अर्थ है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मींस showing asset at correct value in the balance sheet, showing asset at fair value in the balance sheet, showing asset at correct and fair value in the balance sheet, none of the above। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जब हम एसेट का वैल्यूएशन करते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होती है? तो वैल्यूएशन निकालने का मीनिंग क्या होती है? जो हमारा वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि एक्चुअल में वो जो भी एसेट का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो एसेट अवेलेबल है या नहीं है, फिजिकली अवेलेबल है या नहीं है, उसकी ओनरशिप है या नहीं है, ये चीजें देखी जाती हैं वेरिफिकेशन में। और जो वैल्यूएशन किया जाता है तो वहाँ पर उसका मूल्यांकन, मूल्य निकाला जाता है कि जिस वैल्यू पर दिखाया जा रहा है उसमें वो वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, तो वो हो जाता है वैल्यूएशन। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि वैल्यूएशन का क्या मीन्स होता है, तो हो जाता है कि चिट्ठे में संपत्तियों का सही एवं उचित मूल्य पर दिखाना। यानी कि अगर हमें कोई प्रोविजन करना था, किया गया है या नहीं किया गया है, अगर संपत्तियों की बात यहाँ पे की जा रही है तो एसेट्स में रहता है कि डिप्रिसिएशन सही से चार्ज किया है या नहीं किया गया है, ये चीज में भी देखी जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का वह मूल्य जिसे चिट्ठे के दिन बाजार में बेचने पर वास्तविक रूप से प्राप्त हो सकता है वह मूल्य है द वैल्यू ऑफ द एसेट विच कैन एक्चुअली बी ऑब्टेन ऑन सेलिंग it in the market on the day of balance sheet is realization value, replacement value, residual value, utility value। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस दिन भी बनाया जा रही है बैलेंस शीट, उस दिन उसमें जो भी एसेट की वैल्यू दिखाई गई है, अगर हम मार्केट में उस एसेट को उस दिन वैसे ही अगर सेल कर देते हैं और हमको उससे जो भी अमाउंट मिल रहा है, जो भी उसकी वैल्यू बन रही है मार्केट में उस दिन, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? तो उसे हम रिप्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं, प्रतिस्थापन मूल्य कहते हैं। कि जब आप उस दिन उस एसेट की वैल्यू निकाल रहे होंगे जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है और आप मार्केट में उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि इस टाइम कितनी होगी, वास्तविक रूप से आपको जितनी प्राप्त हो सकती है उस एसेट के बदले में, तो उसे रिप्लेसमेंट वैल्यू कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संपत्तियों का सत्यापन निश्चय करने हेतु किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इज डन टू डिटरमाइन ओनरशिप ऑफ द एसेट, पोजीशन ऑफ द एसेट, एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट, ऑल ऑफ दैट। जो वेरिफिकेशन किया जाता है एसेट का, किस चीज को फाइनल करने के लिए, किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, तो ये तीनों ही चीजें हैं। मैंने पहले ही बताया था वेरिफिकेशन बड़ा है उसमें सारी ही चीजें आ जाती हैं, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि ओनरशिप है या नहीं है, पोजीशन है या नहीं है और एग्जिस्टेंस है या नहीं, तो तीनों ही चीजें आ जाती हैं जो हमारे जो हम वेरिफिकेशन की बात करते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल व अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन किया जाता है। रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, रियलाइजेशन वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने ऐसे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मोस्टली पढ़ा होगा ये, या फिर सिर्फ स्टॉक लिखा रहता है, उसका वैल्यूएशन किस वैल्यू पे किया जाता है, तो हम सीधे सीधे आंसर हमारा हो जाता है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है और जो हमारी लागत मूल्य है, कॉस्ट वैल्यू है, उन दोनों में जो कम होगी उस पर हम वैल्यूएशन कर देंगे। यहाँ पर जो कह रहा है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है या जो सेमी फिनिश्ड है उसका वैल्यूएशन हम कैसे निकालते हैं, तो उसका वैल्यूएशन जो निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदिग्ध दायित्वों को दर्शाने का उचित स्थान है द प्रॉपर प्लेस टू शो डाउटफुल लायबिलिटीज। इसको कंटीजेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। मेनली कंटीजेंट ही बोला जाएगा, लेकिन कहीं पर आपको कंफ्यूज करना हुआ तो डाउटफुल भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटीज जो होती हैं उनको कहाँ पर दिखाते हैं हम, किस चीज में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे या फिर ये जो आपके ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर जो कह रहा है कि लाभानी खाते में चिट्ठे के नीचे फुटनोट में, लाभानी खाते में चिट्ठे में, तो एक चीज समझ लीजिए, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाया ही नहीं जाता है। बैलेंस शीट में भी कहाँ पर दिखाते हैं, तो उसको बैलेंस शीट में मेन नहीं दिखाया जाता, जो हमारा कनिष्ठम बना रहे उसको फुटनोट में दिया है, नीचे टिप्पणी के तौर पर नोट्स बना करके दिखा दिया जाता है।
एक आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन इसी से निकल के आता है, जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं लेखांकन के, उसमें से कौन से सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल के अंडर में इसको दिखाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसके अंडर में हो जाता है, तो आपका फुल डिस्क्लोजर हो जाता है, पूर्व प्रकटीकरण का सिद्धांत। ये भी क्लियर हो जाएगा आपको यहीं पर ही। तो फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत जो है उसके अंडर में इसको हम दिखाते हैं कि जो कुछ भी है उसको पूरी तरह से प्रकट कर देना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर ये भी पूछता है कि किस अवधारणा के अंडर में, तो आपका फुल डिस्क्लोजर पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करने का भाग होता है चेकिंग द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज अ पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, रूटीन चेकिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल चेकिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो संपत्तियों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट है, वो किसका हिस्सा होता है या किसका भाग होता है, तो ये आपका सत्यापन का ही भाग होता है। अभी मैंने बताया कि वेरिफिकेशन के अंदर ही वैल्यूएशन भी आ जाता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार कंपनी के अंकेक्षक का कार्यकाल सामान्यतः होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल नॉर्मली बी फ्रॉम द फर्स्ट एनुअल मीटिंग टू द एंड ऑफ द सेकेंड एनुअल जर्नल मीटिंग, या फिर थर्ड एनुअल जर्नल मीटिंग, फिफ्थ एनुअल जर्नल मीटिंग, या फिर सिक्स। यहाँ पर मेनली कहने का मतलब ये कि जो उसका कार्यकाल होता है वो कब तक रहता है, तो यहाँ पर उसका जो कार्यकाल रहता है वो जो फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उससे लेके जो सिक्स वाली होगी तब तक होगा। उसके बाद उस एनुअल जर्नल मीटिंग में नया ऑडिटर जो होता है वो अपॉइंट कर लिया जाता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंकेक्षक, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकतम कितने रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है? What is the maximum penalty provided for violation of the provisions of section 143, subsection 12 of the Companies Act 2013 by an auditor, cost accountant or company secretary? 10 lakh, 12 lakh, 15 lakh, 25 lakh। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अंकेक्षक हो, लागत लेखापाल हो या कंपनी सचिव हो, उसके द्वारा तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है 143, उसके प्रावधानों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो अधिकतम कितने रुपए तक का अर्थदंड जो होता है वो पेनल्टी लगेगी। तो ये आपकी अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम तो अधिकतम हो जाता है 25 लाख तक, 25 लाख तक लग सकती है। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और कौन सा सेक्शन है ये भी ध्यान में रखिएगा, 143। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को अंकेक्षक नियुक्ति की सूचना साधारण सभा की समाप्ति जिसमें अंकेक्षक नियुक्ति की जाती है कि कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करनी होगी। Within how many days of the conclusion of the journal meeting in which the auditor is appointed must the company file the notice of appointment of auditor with the registrar? Within 15 days, 16 days, 30 days, 90 days। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अंकेक्षक है, ऑडिटर होता है, उसकी जो नियुक्ति करी जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो हमारी साधारण सभा जो होती है कंपनी की उसमें किया जाता है, तो उस साधारण सभा की समाप्ति के कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना चाहिए कि हमने इसको, इस व्यक्ति को, इस पर्टिकुलर पर्सन को अपना ऑडिटर नियुक्त कर लिया, अपॉइंट कर लिया है। तो हो जाता है विथिन आपका 15 डेज, 15 दिनों के अंदर। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा कथन गलत है? आप आपको बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नो लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंपनी। किसी कंपनी को बनाने के लिए कोई औपचारिकता, किसी कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। तो यही देखने से आपको क्लियरली रॉन्ग लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं। द शेयरहोल्डर्स ऑफ ए कंपनी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जो कंपनी के शेयरहोल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सही है। द कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से उस प्रॉपर्टी को, जो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, अपने नाम से ओन करती है, करेक्ट है। अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी जो होती है कौन मैनेज करता है? जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वही कंपनी को मैनेज करते हैं। ये भी करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर रॉन्ग कौन सा है, ये फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है, क्योंकि जो कंपनी बनाई जाती है चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों ही कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जो होता है कराया जाता है और साथ ही काफी लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है वो पूरी करनी होती है। तो एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर इज ए पर्सन। प्रमोटर कौन व्यक्ति होगा, तो प्रमोटर जो होते हैं, जब हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी को बनाने का एक आइडिया जो होता है वो आता है। सबसे पहले आइडिया आएगा, आइडिया के बाद काफी लीगल काफी कुछ उसके बारे में पता किया जाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड कराया जाता है, बहुत सी चीजें इसमें आती हैं, कैपिटल बनाई जाती है, उसके जितने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये सब प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद कंपनी रनिंग में आती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे काम जो करता है वो व्यक्ति कौन होता है, वो आपका प्रमोटर कहलाता है। यही यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred in section 92, कि जिसका नाम प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है वहां दे रखा होगा या कंपनी द्वारा धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न उसकी पहचान की गई होगी। करेक्ट हो जाएगा ये वाला पॉइंट भी। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सारे अफेयर्स जो होते हैं उसको हैंडल करता है। ये सब जो प्रमोटर होता है कंपनी के रनिंग में आने तक खाली उसका काम होता है। उसके बाद जो होता है वो डायरेक्टर्स जो बनाए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बीओडी, उनको सौंप देता है और वो उस कंपनी को चलाते हैं। तो तब तक उसका काम रहता है कि वो शेयर होल्डर्स को सबको जो है करता है, प्रोस्पेक्टस को जारी करवाता है, सारी चीजें रहती हैं, वो सही हो जाएगा ये पॉइंट भी। In accordance with whose advice, directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act, उसके अकॉर्डिंग जिस जो डायरेक्टर्स होते हैं वो सारे काम को करते हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों ही पॉइंट आते हैं। लेकिन कब तक आएगा प्रमोटर का रोल, जब तक कंपनी रनिंग में नहीं आ जाती। एक बार जब कंपनी अपना बिजनेस करने लगती है तो उसके बाद प्रमोटर्स जो होते हैं वो हैंड ओवर कर देते हैं कोई चांस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसका उनका काम समाप्त हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, और ये कंपनी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया। जब हम कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ में बहुत से सेक्शंस दे रखी हैं पढ़ने के लिए, तो आपको काफी सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा कंपनी लॉ में। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत हम कंपनी को मेन बताएंगे, परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो आपकी सेक्शन हो जाती है सेक्शन 2 तो सेक्शन 71। उसमें कंपनी को परिभाषित किया गया, कंपनी के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज डील्ड अंडर, किसी कंपनी के एसोसिएशन जो होता है उसको अंतर्नियम बोलते हैं, पार्षद अंतर्नियम के अनुच्छेद को किसके अंतर्गत दिखाया गया, सेक्शन 5, 4, 9, 10। तो इसे सेक्शन 5 में दिखाया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सपोज कर लीजिए ये कंपनी है, ये जो होता है कंपनी का, ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये हो जाता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, और इसके बाहर आ जाता है कंपनी का, थोड़ा सा राउंड हो जाएगा ये, उसके बाहर आ जाएगा कंपनी का कंपनी लॉ जो होता है ये आ जाता है। तो इस तरह से एक कंपनी रेगुलेट करती है। इससे पहले ये कंपनी हो जाएगी और उसके बाद कंपनी के अंदर किस तरह से काम होना है वो डिसाइड करेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कहाँ तक जा सकती है और क्या क्या काम कर सकती है ये बताएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें बहुत से कॉज होते हैं, आपके कैपिटल कॉज हो जाता है, लायबिलिटी कॉज होता है, क्या पर्पस है, स्कोप क्या है, ये सारे इसमें डिसाइड होते हैं। और उसके बाहर आता है फिर कंपनी लॉ। तो कंपनी जो होती है, कंपनी की जो मेन बाउंड्री है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो जाती है, इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। अगर वो जाती है तो फिर कंपनी लॉ लगता है और जो भी उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं वो उसको देखने पड़ते हैं। वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर तो जा सकती है लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए इसको पार्षद सीमा नियम बोला जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था सेक्शन 5 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, किसी सरकारी कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका ऑडिटर कौन नियुक्त करता है, तो वो आपका कैग होता है, कैग के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में भी काफी इंपॉर्टेंट अच्छे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी।
इसमें जो कंपनी लॉ ऑडिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा रखे थे, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी मिलती-जुलती हैं, एक साथ दोनों का काम चलता है। तो आपको एक में पढ़ना है तो दोनों ही साथ में आप इज़िली पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिन बच्चों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है, नए हैं, तो इसकी और भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।